नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, चल रहा है। राज्यपाल का भी अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना मंतव्य दिया। इस मंतव्य देने के दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर आक्रमण भी किया और अपनी शैली से 2005 के पूर्व मतलब अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी माता राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल का बचाव भी किया। उसके लिए कुछ आवश्यक आंकड़े भी प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वंशवाद की राजनीति पर भी एक अपनी ओर से एक नैरेटिव दिया। उनका कहना था कि वंशवाद तो नीतीश मंत्रिमंडल में पूरे साक्षात बहुत मजबूती के साथ है। उन्होंने नाम दिया जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र नीतीश मिश्रा को के बारे में। शकुनी चौधरी जो कि समता पार्टी से लेकर के कभी उनके पार्टी में भी राजद में भी थे, मंत्री थे, उनके सुपुत्र सम्राट चौधरी को का नाम लिया। इसी प्रकार से कई नाम लिए। जीतन राम मांझी के सुपुत्र का भी नाम उन्होंने लिया। कुछ ऐसे भी नाम लिए जैसे जयंत राज का नाम लिया, लेशी सिंह का नाम लिया और नाम लेते हुए उन्होंने अपने आप को एक बचाने का एक प्रयास किया, एक नैरेटिव देने का प्रयास किया कि वंशवाद की राजनीति का कोई मायने यहाँ नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। वंश के बाद की राजनीति है क्या, जिसको लेकर के उस पर कटाक्ष किया जा रहा है। तो इसके जड़ में हम जाएंगे तो देखना होगा कि वंशवाद की राजनीति शुरू कैसे हुई और इसका परिणाम क्या हुआ। तो हम देखेंगे आज़ादी के बाद नेहरू जी के बाद कुछ कालखंड के लिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हुए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी आसीन हो गई। उसके पहले भी देखा जाता है कि नेहरू जी ने प्रयास करके श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाया था। तो कई जो उस समय के जो वरीय नेता थे जिनका बहुत त्याग था, उनको दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वह पार्टी के साथ साथ अपनी जो विरासत कह सकते हैं कि अपनी जो विरासत थी पिता का विरासत, उसको आगे बढ़ाने का बल्कि उसको अस्थायी स्वरूप देने का एक प्रयास किया। इसके तहत उन्होंने अपने सुपुत्र जो सबसे छोटे बेटे थे, उनके दो बेटे थे, छोटे बेटे जो संजय गांधी थे, उनको उन्होंने महत्व देना शुरू किया, पार्टी में भी और सरकार में भी। एक समय ऐसा आ गया कि सरकार में कुछ भी यदि होना था तो संजय गांधी के निर्देश पर ही, उनके आदेश पर ही होता था। और श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि वह एक नाम मात्र के प्रधानमंत्री रह गई। और इसका कारण था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा। यहाँ तक कि उनके चुनाव को लेकर के भी इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर किया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और संसद या लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया, स्वयं उसका शासक बनी रही। इसके बाद आपातकाल हटता है, हटने के बाद वो फिर से चुनाव लड़ती हैं और वो हार जाती हैं, स्वयं भी चुनाव हारती हैं और उनके सुपुत्र संजय गांधी भी चुनाव हारते हैं। लेकिन आपातकाल की लड़ाई लड़ने के लिए जो एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जनता पार्टी नाम से, वह उसके जो घटक दल थे वो कई विचारधारा से जुड़ करके थे, उनमें बिखराव होता है और फिर से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं और कांग्रेस और सत्ता पर उनका एक छत्र राज कायम हो जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी जब दूसरी बार आपातकाल के बाद चुनाव लड़कर के जीतती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं, तो फिर से अपने पुराने ही तौर तरीके से उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजीव गांधी को राजनीति में लाया, कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। अचानक उन्हें
राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई और महत्व उनका बढ़ता चला गया और साथ साथ उनकी पकड़ भी बढ़ती चली गई। और जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो उस समय के बड़े जो कद्दावर नेता थे, प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, इस प्रकार के जो अनुभवी नेता थे, इनको दरकिनार करते हुए जो उनके दरबारी थे, उन्होंने प्रयास करके राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया और ये एक मॉडल बन गया। कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आने वाले लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इंदिरा गांधी के समय में जो राजनीतिक जो प्रतिमान थे, जो मॉडल था, उसको उन्होंने अपना लिया और धीरे धीरे करके पूरे सत्ता को अपनी मुट्ठी में काबिज कर लिया। और इसके बाद एक ऐसा समय आया जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने पार्टी के दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी नहीं सौंपी, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं थी, एक गृहिणी थी। इसके बाद राजद पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया और राजद पर नियंत्रण हो गया, फिर इसी प्रकार से राजनीति बढ़ती गई, लेकिन राजद में उन्होंने अपने पुत्र को अपने बाद संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी और इस प्रकार से राजद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य कर रहा है। लालू यादव के बाद उनके सुपुत्र पूरी तौर से राजद के मालिक होकर के और काम कर रहे हैं, उनकी बातों का कोई विरोध नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तेजस्वी यादव ने जिनका नाम लिया, वो किसी पार्टी के प्रमुख ऐसी हैसियत में नहीं है कि वो पार्टी का निर्णय ले सके। वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ने के बाद मंत्री बने। तो यहाँ दो बातें होती हैं। एक बात यह होती है कि वंशवाद के नाम पर क्या हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं? क्या उसे यदि कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहे तो उसे राजनीति करने से रोक सकते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो यह लोकतंत्र के विरोध में जाएगा और यह जो है वंशवाद से अलग है। इसे ये बिल्कुल छोटी सी जो अंतर है, पतली अंतर है, झीनी अंतर कह सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह वंशवाद की बात नहीं हुई। यदि किसी का पिता कद्दावर नेता है, चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, तो हो सकता है उसके सुपुत्र के अंदर में भी राजनीतिक आकांक्षा हो, तो वह एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करे और कार्य करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ करके कोई महत्वपूर्ण पद या कोई जिम्मेदारी ले सकता है। ये लोकतंत्र के लिए एक खुला आकाश है जो सबके लिए है। हमें अपने अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, हमें अपना कैरियर अपना चुनने का अधिकार है। तो इस प्रकार की बातें यदि होती हैं तो ये घाल-मिल जैसी बात होगी। और तेजस्वी यादव जो अपना भाषण पढ़ रहे थे, कभी कभी आरोप प्रत्यारोप, कभी उनके भाषणों में देखा जाए कि अभी प्रशिक्षण की आवश्यकता उनको है। एक क्रम में आप जब उनके भाषण को बिल्कुल माइन्यूटली देखते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, तो वो जिक्र करते हैं बिहार के विधि व्यवस्था की, यहाँ के क्राइम की। तो क्राइम की जिक्र करते थे तो क्राइम का डाटा उनको देना था और वो चैलेंज भी करते हैं कि कल का, आज का, अभी 3 बजे तक का जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसे लग रहा था कि ये कोई किसी बड़ी घटना जो बिहार के अंदर में हुई है, अपराध से संबंधित घटनाएं हुई है, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो पन्ना उठाते हैं तो विकास से संबंधित, गरीबी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित डाटा पढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो की बात है कि इसका मतलब यह है कि उन्हें जो लिख करके दे दिया गया उसे एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये जो इस प्रकार के जो उनके जो भाषण थे, बहुत ही निराशाजनक बातें हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन उनमें इस प्रकार की योग्यता है क्या? अभी भी वो लालू यादव के संरक्षण में ही, छत्र छाया में ही काम करते रहे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने, कई विभागों के मंत्री रहे, लेकिन कहा जाता है कि एक मंत्री के रूप में उनका निर्णय नहीं होता था। कहीं न कहीं उनके पिता लालू यादव उनके बदले देखते थे, समझते थे और उनके इशारे पर वो निर्णय करते थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री बन गई,
लेकिन उनमें क्षमता निर्णय लेने की नहीं थी। तो यह जो है बिहार जैसे प्रदेश के लिए और लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। किसी न किसी प्रकार से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंच गए हैं, तो उन्हें अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए और अपने अंदर में जो ग्रंथियां हैं, जो सुपर एक शक्तिशाली होने की ग्रंथियां हैं, उसे हटा करके उन्हें तथ्य को समझना चाहिए और जनता की आवाज बनने का प्रयास करना चाहिए। सरकार से कई गलतियां हो रही हैं जिसके कारण आम आदमी त्रस्त है। आम आदमी की आवाज उठाने में तेजस्वी यादव कहीं न कहीं उनसे वो नहीं सफल नहीं हो पाए हैं। और बिहार के संदर्भ में यदि बात की जाती है कि सरकार को यदि ठीक से संचालित करना है तो प्रतिपक्ष की भूमिका होती है और प्रतिपक्ष अभी उस रूप में नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।